ओके, सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एक सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पे? ठीक है, सो यहाँ पे हमने बुक में पढ़ा था कि टेम्परेचर है जो कि चेंज होने से आपका कंडक्टेंस को चेंज करता है। इसी तरह से आपके पास अगर इलेक्ट्रोलाइट की जो नेचर है वो चेंज की जाए, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें भी कंडक्टेंस पर फ़र्क आ जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इसके अलावा हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस पर। ठीक है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस पर। ये तीन आपके पास फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो वेरी कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, सो हमने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। ठीक है, कि अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उससे कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ा। हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवा के भी कंडक्टेंस मालूम करना सीख लिया। ठीक है, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन यानी अगर बिल्कुल ज़ीरो के बराबर कर दी जाए तो फिर क्या कंडक्टेंस होगी एक सॉल्यूशन की। सो ये जो हमारे पास है टेम्परेचर का इफेक्ट और इलेक्ट्रोलाइट की नेचर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक में थोड़ा सा कम दिया हुआ है तो यहाँ से ये मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये पीडीएफ फॉर्म में, तो इस चीज़ को हम यहाँ से स्टडी करेंगे। ठीक है, सो टेम्परेचर किसी भी कंडक्टेंस के लिए अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी आयोनाइजेशन बढ़ जाती है। जब आयोनाइजेशन बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि आयंस ज़्यादा बनेंगे, और एक सॉल्यूशन के जब आयंस ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। सो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस वजह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक की सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बढ़ जाती है, जिसकी वजह क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन। कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा आयंस बनते हैं, और जब ज़्यादा आयंस बनते हैं इस वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाती है। क्योंकि कंडक्टेंस इसी आयंस, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड फैक्टर हमने पढ़ा कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है। अब आयोनाइजेशन का वर्क प्रोसेस जो है आप ये जानते हैं कि आयोनाइजेशन, आयंस का बनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो ज़्यादा आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो अपने आयंस में तब्दीलियां तो दिखाता है लेकिन आयंस बहुत कम बनते हैं, वीक होता है, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जब आयनाइजेशन ज़्यादा हो सकती है, आयंस ज़्यादा बन सकते हैं, तो इसका मतलब है इसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट आयनाइजेशन होती है, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उनकी कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निस्बत ज़्यादा होती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की वाइस वर्सा इसी तरह से उनकी पार्शियल आयनाइजेशन होती है, यानी आयनाइजेशन कम होती है, जिसकी वजह से आयंस कम बनते हैं और कंपैरेटिवली लो कंडक्टेंस होती है इनकी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब इसी इलेक्ट्रोलाइट की नेचर को डिस्कस करते हुए हम आयंस के साइज और उनकी मोबिलिटी यानी उनकी हरकत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट को उसके साइज और उसकी जो हरकत है उसके बारे में कंपैरिजन करके
हम कंडक्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या क्या हमें चीज़ें देखनी होंगी। सो पहला फैक्टर, अगर हम आयनिक साइज की बात करते हैं, एक हमारे पास जो आयन बन रहे हैं उन आयन का साइज कितना है। ठीक है, किसी भी मोल्टन स्टेट सॉल्ट का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो उसमें मौजूद आयन्स अगर स्मॉलर साइज के होंगे तो उनकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, स्मॉल, जैसे आप एग्जांपल की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिथियम का सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, लिथियम का कोई सॉल्ट ले लिया और साथ में हम कंपैरिजन के लिए लेते हैं सीजियम का सॉल्ट। ठीक है, लिथियम सॉल्ट और सीजियम सॉल्ट दोनों को हमने हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर लिया। अब मेल्ट करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों की कंडक्टेंस क्या होगी। सो जैसा कि आप जानते हैं कि लिथियम का जो साइज है वो छोटा होता है। ठीक है, स्मॉलर साइज है उसका। जो छोटा साइज है उसका मतलब है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं। और सीजियम सॉल्ट में जो सीजियम आयन है उनका साइज बड़ा है, जिसकी वजह से वो स्लोली मूव करेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि कंडक्टेंस इसी आयन की मूवमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। आयन्स जितनी तेजी से मूव करते हैं कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है। आयन्स अगर स्लोली मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस भी कम होगी। सो इस इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिथियम सॉल्ट की जो कंडक्टेंस है वो सीजियम सॉल्ट की निस्बत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस की, एक्वस सॉल्यूशन पहले हमने डिस्कस किया मॉल्टन स्टेट में, यानी हमने एक सॉल्ट को हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर लिया और फिर उसकी कंडक्टिविटी के हमने उसके साइज के कंपैरिजन से देखी। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में कैसी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब मेल्ट होने की बात नहीं हो रही, अब जस्ट हम ये कह रहे हैं कि उस सॉल्ट को जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, तो तब उनकी जो मूवमेंट है वो क्या होगी, उनका साइज कैसे वेरी कर सकता है इस एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, सो इसके लिए हम इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम वही एग्जांपल लेते हैं लिथियम और सीजियम सॉल्ट की। अगर हम लिथियम सॉल्ट की बात करें, लिथियम के साइज, लिथियम आयन का साइज बहुत छोटा होता है। आप जानते हैं लिथियम का साइज बहुत छोटा है। तो लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से ये हाई पॉजिटिव चार्ज, हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज रखता है, यानी नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और वाटर में हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और उसके साथ दो हाइड्रोजन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन होती है इस लिथियम की तरफ, यानी लिथियम आयन अपने स्मॉलर साइज की वजह से ज्यादा नेगेटिव मॉलिक्यूल्स को, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से इसके ऊपर प्राइमरी लेयर बनती है, फिर सेकेंडरी लेयर बन जाती है, यानी इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये हाइड्रेटेड आयंस है। हाइड्रेटेड मतलब इसमें वाटर के जो आयंस हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस आयन के साथ अटैच हुए हुए हैं, हाइड्रेटेड आयंस। सो लिथियम का साइज अब ज्यादा हो चुका है। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि लिथियम ने अपने साथ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लिया है हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, हाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब ये स्लोली मूव करेगा क्योंकि इसका साइज बढ़ गया है। ठीक है, अगर हम सीजियम की बात करें तो सीजियम क्योंकि उसका अपना साइज बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस सेंटर में होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस से ये जो मॉलिक्यूल्स का साइज है, दूरी है, ये ज्यादा हो जाती है। यानी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो न्यूक्लियस इन मॉलिक्यूल्स को दूर से अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से इनके ऊपर सिर्फ एक ही लेयर बनेगी। ठीक है, और सीजियम के साथ जो हमारे पास सीजियम का जो आयन है वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये छोटा आयन रहेगा।
स्मॉलर इन साइज, और अगर वो स्मॉलर साइज का होगा हाइड्रेटेड आयन, तो इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकेगा और कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सो आप याद रखिएगा कि अगर हम लिथियम यानी स्मॉलर साइज के आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके कंडक्टिविटी देखें तो उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है लार्जर साइज और स्लोली मूवमेंट की वजह से। और जो हमारे पास लार्जर साइज के आयंस होते हैं लाइक सीजियम आयन, अगर ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इनको अट्रैक्ट कर लें, तो फिर इनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा तेज़ होती है, फास्टर मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं और कंडक्टिविटी इनकी ज़्यादा हो सकती है। जी, अब एक और फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट की जो नेचर है वो किस तरीके से कंडक्टिविटी पे इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी भी हम देखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से उस सॉल्ट को जब हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्वेंट अपनी विस्कोसिटी की वजह से या तो उस मॉलिक्यूल उस आयन की मूवमेंट पर रेजिस्टेंस दे सकता है। ठीक है, यानी अगर हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं लाइक जैसे आप बात कर सकते हैं हनी की, शहद, अगर हम शहद क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्कस होता है ना, तो हाई विस्कोसिटी वाले सॉल्वेंट में अगर आप आयंस को डिसॉल्व कर लेते हैं तो हाई विस्कोसिटी वाला सॉल्वेंट रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्ट करेगा इनकी मूवमेंट को, रोकेगा। ठीक है, जबकि अगर हम लो विस्कोसिटी वाले सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ठीक है, एथेनॉल या पेट्रोल, ये वो सॉल्वेंट्स हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। अगर लो विस्कोसिटी वाले सॉल्वेंट में हम आयंस को डिसॉल्व कर लें तो वहां पे वो आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं, पानी के अंदर ये आसानी से मूव करेगा, लेकिन शहद के अंदर ये आयन बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। तो आहिस्ता मूव करेंगे तो इसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट हाई विस्कोसिटी का होगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर सॉल्वेंट लो विस्कोसिटी का होगा तो आयंस आसानी से मूव कर सकेंगे, फास्टर मूव कर सकेंगे और कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया। ठीक है, सो आयनिक मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड ऑफ मोर विस्कस सॉल्वेंट एज द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, सो ये आपका हम रिलेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से कि सॉल्वेंट की नेचर उसकी विस्कोसिटी किस तरीके से इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, और एक हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट की नेचर है, इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद आयंस की साइज और मोबिलिटी पे हमने बात की। हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, फिर हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जिनमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की कंडक्टेंस को इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को डिस्कस कर लिया। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं।
है जी सर, ये बुक में नहीं है। बुक में बहुत शॉर्ट है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ कि किस पेज नंबर पे है ये। सही है, हमारा लास्ट टॉपिक है। जी ये आपका लास्ट टॉपिक है। हाँ ये आपका है पेज नंबर जी पेज नंबर 500। यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर्स डिटरमिंग द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे ये थोड़ा सा कम दिया हुआ है, तो इस हवाले से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। सर, ये लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है ना? हाँ जी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सर आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ना डिस्टिलेशन वाला टॉपिक नहीं करवाया हुआ, तो वो करेंगे? हाँ जी करना है। अभी रहता है वो टॉपिक। यस सर, और आर्हेनियस इक्वेशन भी रहती है, अभी आपने वो भी नहीं करवाई, एक्टिवेशन एनर्जी करवाई थी। अच्छा ठीक है, चले अच्छा हो गया। कल हम डिस्कस करते हैं फिर इसको भी। जी सर। हाँ जी ठीक है ओके। अभी हमने एक मैंने यहाँ पे चैप्टर डिस्कस करना था, मैं ओपन करता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स। आज हमने थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर डिस्कस करना है। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको डिस्कस करवाना है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की थी सर, नेट इशू की वजह से। तो सर, आपने अभी तक क्या करवाया? मैंने कंसंट्रेशन के हवाले से डिस्कस किया। हमने वो फैक्टर्स डिटरमिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये टॉपिक डिस्कस किया है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको मिल जाएगा। सर, बुक पे क्या पेज नंबर बताया था आपने? बुक पे 500। ओके हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। जी सर। सो आप भी बुक ओपन कर लें। बुक से भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा पेज नंबर कौन सा है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो करने हैं। और एक दो टॉपिक्स अब रिवीजन के दौरान, मतलब मैंने वो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जो आपके पास्ट पेपर्स में सिलेबस के अलावा आते रहे हैं। ठीक है, कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अक्सर वो आउट ऑफ द सिलेबस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके बीएस एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आउट ऑफ द सिलेबस भी एक दो क्वेश्चंस पेपर में वो देते हैं एग्जामिनर्स। सो उस हवाले से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन करते रहेंगे, ताकि हमें कोई ऐसा जो है वो क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसको हम सॉल्व कर सकें।
इसके लिए आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ओपन करें अपनी बुक पे, और मैं आपको साथ साथ बताता चाहूँगा इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपको मैं यहाँ पे करवाऊँगा भी सही। हाँ जी। थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में फर्स्ट आपने ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इसकी, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, आपके जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, इस नोट्स में ये पहला पेज है आपका, सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, ये चीज़ें क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, चलिए ये तो हमने इसकी ज़रूरत तो नहीं है। सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट एंड स्टेट फंक्शंस, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस की हुई है। स्टेट किसी भी सिस्टम की कंडीशन को कहते हैं, जैसे टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर जो कि हम एक सिस्टम की कंडीशन कह सकते हैं। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आपके पास सिस्टम की जो भी कंडीशन है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स रखती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की खास वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर किसी भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की इनिशियल और फाइनल स्टेट की वैल्यू हो सकती है तो इसका मतलब है वो एक स्टेट फंक्शन होगा। जैसे हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, आप कह सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, तो इसलिए ये एक वॉल्यूम क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। हीट, हीट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने कभी नहीं कहा कि हीट की इनिशियल स्टेट हीट 1 है, हीट की इनिशियल स्टेट हीट 2 है, हम ये नहीं कह सकते। इसका मतलब है हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। सो स्टेट फंक्शंस को आप कैपिटल लेटर्स के साथ यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, और एंथैल्पी, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि स्टेट फंक्शंस की हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शंस की हमने ये याद रखनी है कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होती हैं। उसके बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ आपकी बुक में एक लॉ दिया गया है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पेज नंबर 228, यहाँ पे जीरोथ लॉ दिया गया है, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two bodies have equality of temperature with the third body, then in turn they have equality of temperature with each other। जी, जब दो बॉडीज का टेम्परेचर तीसरी बॉडी के साथ इक्वलिटी में हो, ठीक है, आपकी दो बॉडीज हैं, उनका टेम्परेचर तीसरी बॉडी के बराबर भी है, तो इसका मतलब है कि तीनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा होगा, तीनों की जो टेम्परेचर स्टेट है वो एक जैसी होगी, ठीक है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, जिसमें हमने डिस्कस किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं इसकी, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आ जाती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ जाती है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली हमने कहा कि आपके पास जो इक्वेशन है, according to first law of thermodynamics, delta E is equal to Q plus W. The change in internal energy is equal to the sum of heat and work of the system, ठीक है। So total energy of the system and the surrounding is remains constant, ठीक है। टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है सिस्टम और सराउंडिंग की, जबकि इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, तो वो उसके हीट और वर्क पे डिपेंड कर रही होती है। आपने उसके जो साइन कन्वेंशन है वो एक्सप्लेन करनी होती हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में। और उसके बाद फिर हम आपकी बुक में इसमें हमने डिफरेंट फॉर्म से दिया हुआ है, ठीक है। बुक से हमने अगर करें तो आपको हम बताते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अगर आप सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर करवाते हैं
Q एंटर करवाते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज और वर्क डन का बायस बनती है। ठीक है, सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर करवाएंगे तो वो हीट एनर्जी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है प्लस वर्क डन करवा देती है। तो ये आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में वही इक्वेशन बनती है W की अगर हम वैल्यू पुट करें, W की वैल्यू होती है माइनस पी डेल्टा वी, सो D इज इक्वल टू पार्शियल Q माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, सो फिर उसके बाद एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी के अगर हम हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले आपको हम कांस्टेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि अगर हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है डेल वी नॉट चेंज, डेल वी इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा वी अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि जो भी हीट एनर्जी एंटर होगी वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है, वर्क डन उस प्रोसेस में नहीं होता। ठीक है, और अपोजिंग प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, जब प्रेशर जीरो होगा तो इसमें ये वाली वैल्यू सारी जीरो हो जाती है, तो आपके पास डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू पी बचता है। इसका मतलब है अगर कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एंटर करवाई जाए वो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज करवाती है। फिर आ जाती है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज होगी एक सिस्टम की, उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये इक्वेशन बनानी होती है डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू इनपुट की, डेल्टा ई आप जानते हैं E2 माइनस E1 है, जबकि डेल्टा वी आपके पास V2 माइनस V1 है, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। क्यू पी यहाँ पे आप सेपरेट करेंगे क्यू पी को, तो ये आपकी जहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस पी इंटू V2 माइनस V1। अब पी को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास ये इक्वेशन बन गई जिसमें E2 और PV2 इसको आप सेपरेट करते हैं एक साइड पे, और E1 और PV1 को आपने सेपरेट किया। अब यहाँ पे आप हम अगर यहाँ से देखें E2 प्लस PV2 और इनमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं बाहर, ठीक है, तो ये आपका प्लस में और ये आपका प्लस में आता है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये माइनस में है, आपने माइनस कॉमन लिया तो E1 और प्लस PV1 आएगा। ठीक है, सो अब हम इंथैल्पी की इक्वेशन जानते हैं, इंथैल्पी H इज इक्वल टू P प्लस E प्लस PV होता है। एंथैल्पी रिप्रेजेंट करता है एक सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट को। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं एंथैल्पी को, QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 डेल्टा H, और एंथैल्पी ऑफ सिस्टम सम ऑफ इंटरनल एनर्जी PV प्लस वर्क डन, यानी कि एक सिस्टम की जो टोटल हीट कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो हमने डेल्टा H की वैल्यू हम जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पे डेल्टा H लेते हैं डेल्टा डेरिवेटिव, तो डेल्टा H आ जाएगा, ये डेल्टा E बन जाएगा, PV इन दोनों पे डेल्टा अप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा V डेल्टा P प्लस P डेल्टा V। एक बारी फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव में, उसके बाद एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम देखें तो डेल्टा P जीरो है, तो डेल्टा P जब जीरो होगा तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। डेल्टा P वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, सो आपके पास डेल्टा H अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा E की वैल्यू पुट करते हैं Q माइनस P डेल्टा V, सो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू QP। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट एंटर करवाई जाए तो वो एंथैल्पी चेंज का बायस बनती है। ठीक है, सो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है इस हवाले से। उसके बाद फिर डेल्टा H डेल्टा E का रिलेशनशिप है, डेल्टा H डेल्टा E का क्या रिलेशनशिप है अगर हम देखें, डेल्टा H की इक्वेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज जीरो हो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज जीरो रहता है, तो डेल्टा V की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका मतलब आपके पास डेल्टा H डेल्टा E के बराबर होगा। सो फॉर द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स change in internal energy is equal to the change in enthalpy of the system, but for the gases, अगर हम गैस की बात करते हैं तो PV इसका अगर डेल्टा लेते हैं PV इज इक्वल टू nRT होता है, और इसका अगर हम डेल्टा लेते हैं डेरिवेटिव दोनों साइड पर, तो V डेल्टा P प्लस P डेल्टा V
डेल्टा एन आर टी। सो पी आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। देयरफॉर अगर हम डेल्टा पी लेते हैं, डेल्टा पी 0 हो तो इसका मतलब है कि डेल्टा पी की वैल्यू 0 हो गई, ये वाली टर्म खत्म हो गई, पीछे आपके पास रह गया पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी ये। सो इस इक्वेशन को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, यहाँ पे पी डेल्टा वी की जगह पे डेल्टा एन आर टी, ठीक है। सो ये एंथैल्पी चेंज आपके पास बन जाएगा, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो जितने नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे वो आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू मिल जाती है। सो इस इक्वेशन से आप यहाँ पे ये रिजल्ट्स निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन से कि फॉर द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स the delta the change in enthalpy is only equal to the change in internal energy, while in case of gases the change in enthalpy is equal to the sum of internal energy and delta n RT, which is the change in number of moles multiplied by gas constant multiplied by temperature, ठीक है, at which the process take place। सो ये आपके पास आ गया कि डेल्टा एच डेल्टा ई का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। आपके बुक में पेज नंबर 229 पे टॉपिक 5.2.5 दिया गया है, जिसमें हमने बताना है कि एंथैल्पी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकली इसका क्या मतलब है। तो एंथैल्पी एक सिस्टम की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। टोटल एनर्जी जो एक सिस्टम में स्टोर होती है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ हीट है, इन द फॉर्म ऑफ मास है, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम है, जो भी आपके पास एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो उसकी टोटल एनर्जी को एंथैल्पी के जरिए एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ओके, इसके बाद आता है हीट कैपेसिटीज। हीट कैपेसिटी क्या है, ठीक है। हीट कैपेसिटी जी, ये जो एंथैल्पी है ये हाँ हमने जी, नोट से नहीं किया हुआ है, बुक में इस तरह टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर। तो अगर बुक वाला लिखते हैं तो वो भी सही है या नोट से करना है? अगर क्वेश्चन आता है ना आपका एंथैल्पी के हवाले से तो वो आपने बुक वाला ही लिखना है, ठीक है। व्हाट इज एंथैल्पी, हाँ व्हाट इज एंथैल्पी आ जाता है, या आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी, गिव द इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी, give the relationship between give the statement of first law of thermodynamics in respect to enthalpy। तो आपने वही चीज एक्सप्लेन करनी है जो अपने बुक में पेज नंबर 229 228 पे दी हुई है, टॉपिक 5.2.4 एंथैल्पी, ठीक है। इसमें इक्वेशन बताई हुई है, h इज इक्वल टू पी प्लस पी। नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, नोट्स में ये यहाँ पे ये वाली आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें एंथैल्पी के बारे में शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से, ये सारी यहाँ से शुरू करेंगे, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम यहाँ से आप एक्सप्लेन करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फिर एंथैल्पी चेंज इन टर्म ऑफ प्रेशर आ जाता है, फिर ये डेल्टा ई के बराबर है और डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा ई प्लस, तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल इक्वेशन आपके पास यही बनती है, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सो यहाँ से ये चीज़ एक्सप्लेन की जा सकती है एंथैल्पी चेंज के हवाले से, ठीक है। अगर आप नोट से कर रहे हैं हाँ, अगर नोट से करना है तो नोट से यहाँ से एंथैल्पी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वो आपने यहाँ से एक्सप्लेन करना है। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द पेरिफेरल वॉल्यूम वर्क, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। उसके बाद ये इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन के बाद यहाँ तक डिराइव करने के बाद आपने डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 एंड लास्ट ये इक्वेशन यहाँ तक बनानी है। और अगर आप बुक से कर रहे हैं तो बुक में टॉपिक है 5.2.4 एंथैल्पी, यहाँ से लेकर 5.2.5 फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी तक, यहाँ तक आता है,
फिजिकल इंपॉर्टेंस में भी यही लिखना है जो आप नोट्स में बता रहे हैं, और एंथैल्पी में भी सेम एंथैल्पी आंसर। में तो ये लिख देंगे ना, एंथैल्पी में ये लिख देंगे, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ बुक में नहीं है, ठीक है। फिजिकल सॉरी नोट्स में नहीं है, बुक में जो दिया गया ना 5.2.5 छोटा सा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी, अगर ये पूछा जाए तो ये आपने यहाँ से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंथैल्पी के हवाले से आप नोट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो वो आपके पास जो छोटा सा दिया गया 5.2.5 फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी, यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हीट कैपेसिटीज है। हीट कैपेसिटी हमने डिस्कस किया था हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी हमारे पास किसी भी ओके हीट कैपेसिटी हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है ये किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सिस्टम की, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करवाते हैं तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर होगी उस हीट को हीट कैपेसिटी का नाम देंगे, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। सो हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं, सी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। उसके बाद फिर आपने बताना है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। हीट कैपेसिटीज के क्वेश्चन में जब भी आप इक्वेशन डिराइव करते हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे सी वी इज इक्वल टू पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी इंटू वी, ये इक्वेशन बनाई तो आपने ये चीज़ डिफाइन ज़रूर करनी है। ये hence CV can be defined as the rate of change of internal energy with temperature, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो ये कहेंगे कि ये एक इंटरनल एनर्जी में चेंज का बायस है जब टेम्परेचर को चेंज किया जाता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। इसी तरह इसकी भी इक्वेशन बनाई जाती है, और इक्वेशन बनाने के बाद आप इसमें भी बताते हैं कि इसको भी डिफाइन ज़रूर करना है, ठीक है। कुछ बच्चे इसको डिफाइन नहीं करते हैं, डिफाइन ना करने से आपका नंबर कट जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ये भी आपके पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आते रहे हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। सो इस टॉपिक को भी हम अब कवर करेंगे, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट पेपर्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस भी हों, तो इस वजह से हमने ये कवर करना है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, आपकी बुक में यहाँ पे दिया गया है। टॉपिक है 5.3.3 रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। सीपी और सीवी का क्या रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, एंथैल्पी की इक्वेशन है H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, जिसमें से पी किया वी, था ये टॉपिक हमने मिड में अच्छा किया हमने था कवर ये कर लिया, टॉपिक। सही सही सही। तो अगर हम देखें पी वी इज इक्वल टू, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज इक्वल टू 1 फॉर द 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ से वी की वैल्यू निकालें, वी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई पी, ठीक है। अब हम v की वैल्यू को इस जगह पे पुट करते हैं, तो ये p और ये वाला p दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास पीछे रह जाएगा RT, ठीक है। सो इक्वेशन बन जाएगी H इज इक्वल टू ई प्लस आर टी। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, d ओवर डी टी, ठीक है। डी एच ओवर डी टी आ जाएगा, यहाँ पे डी ई ओवर डी टी आ जाएगा। R जनरल गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया जाता, पीछे रह गया टेम्परेचर, टेम्परेचर पे अप्लाई करेंगे डी टी ओवर डी टी, ये कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम ये बात जानते हैं कि डी एच ओवर डी टी सी पी के बराबर है, अभी हमने डिराइव किया है, और डी ई ओवर डी टी ये सी वी के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह पे सी पी पुट कर दें, डी ई ओवर डी टी की जगह पे सी वी पुट कर दें, तो ये बन जाएगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। इस सी वी को अगर हम इस साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर,
सो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है Cp माइनस Cv, जो कि रिलेशनशिप बता रही है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटीज। ये क्वेश्चन आपका नहीं है, हाँ जी, ये क्वेश्चन नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बाकी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होने वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट इम्पॉसिबल होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट एक जैसी होती है। ठीक है, हम प्रोसेस शुरू करते हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस करने के बाद आपके पास फाइनली हम उसी स्टेट पे वापस आ जाते हैं जो आपकी इनिशियल स्टेट थी, तो वो साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि इनफिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू में होता है, एग्जांपल दे के आप बता सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो आपके पास एक ख़ास इनिशियल और फाइनल स्टेट रखते हैं और एक ख़ास टाइम में मुकम्मल होते हैं। ठीक है, और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस। फिर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये हमने डिस्कस किया कि हम अगर एक कंटेनर में ख़ास वॉल्यूम लेते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और उस प्रेशर को अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए P माइनस डी, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो अब जो चेंज आएगा वॉल्यूम को, उसको हम dV रिप्रेजेंट करते हैं। dV इज़ द चेंज ऑफ वॉल्यूम। सो अगर हम इसको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वन स्टेप में करते हैं dW, तो वर्क डन जो है वो हमारे पास होगा dW इज इक्वल टू P माइनस डी कि प्रेशर कितना कम हुआ मल्टीप्लाई बाय dV कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ। अगर इसका प्रोडक्ट लिया जाए तो आपके पास dW यानी कि वर्क डन आ जाता है एक छोटे से स्टेप के लिए। तो dW इज इक्वल टू P माइनस dV, इस dV को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे P dV माइनस P dV। ठीक है, तो dW इज इक्वल टू P dV आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो फाइनाइट चेन के लिए हम V1 से V2 तक एक इंटेग्रल अप्लाई करवाते हैं। इंटेग्रल अप्लाई करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पे P की वैल्यू पुट करते हैं nRT ओवर V। ये वैल्यू पुट करने के बाद आप जानते हैं nRT कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। वॉल्यूम dV ओवर V बच गया। इस पे हम नेचुरल लॉग इंटीग्रेशन अप्लाई करवाते हैं इन लिमिट्स। तो लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर माइनस वाली लोअर लिमिट उसको डिवाइड में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम ln की जगह पे आप 2.303 लॉग लगा सकते हैं। सो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। और इसी तरह अगर हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जानते हैं, तो V2 ओवर V1 इज इक्वल टू P1 ओवर P2। सो इस वैल्यू को अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो आपके पास P1 ओवर P2 या V2 ओवर P2 ओवर P1 भी की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस था। एडियाबैटिक प्रोसेस में इंसुलेशन होती है, यानी कि सिस्टम की जो हीट है ना वो बाहर जा सकती है, ना ही बाहर से कोई हीट एनर्जी इस सिस्टम में एब्जॉर्ब हो सकती है। सो Q इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। जब Q इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि जो भी वर्क डन होना है वो किस बेस पे होगा, वो इंटरनल एनर्जी की बेस पे होगा। ठीक है, और जब वर्क डन इंटरनल एनर्जी की बेस पे हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की या तो डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम वर्क डन कौन सा करवा रहे हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उससे इंटरनल एनर्जी जो है वो उसकी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी हमें टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताती है। सो अगर हम इक्वेशन देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, तो डी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ठीक है, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने जो पीछे इक्वेशन पढ़ी है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, वहाँ से डी पी डी वी कैंसिल होकर पीछे पी डी वी बचता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ठीक है, और अगर हम डी डब्ल्यू की इक्वेशन बताएं तो वो आपके पास डी ई के बराबर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है,
सो हम ये कह सकते हैं कि डी ई इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। सो यहाँ से हमने ये इक्वेशन डिराइव की है, इक्वेशन वाली। सो अब यहाँ पे हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो अप्लाई करवाएंगे, पार्शियल ई और पार्शियल टी है। इस डी टी को अगर हम इस साइड मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो सी वी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी ई की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप यहाँ पे पुट करें तो ये बन जाएगा सी वी डी टी माइनस पी डी वी, ठीक है। इसके बाद पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस आर टी ओवर वी, ठीक है। अब वी को इधर डिवाइड करवाएं, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करवाएंगे इन लिमिट्स, उसके इंटीग्रेशन अप्लाई करवाने के बाद आप आंसर निकालेंगे। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर है, तो आर की जगह पे आप सी पी माइनस सी वी लिख देंगे। फिर ये सी वी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, अलग-अलग डिवाइड करवाएंगे। और सी पी ओवर सी वी ये एक कांस्टेंट के बराबर है जिसे हम गैमा कह देते हैं, और सी वी ओवर सी वी ये 1 बच जाएगा। तो गैमा माइनस 1 ये एल एन मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नेचुरल लॉ का एक रूल है कि उसको हम पावर बना सकते हैं, तो ये पावर बन गई गैमा माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे हम इसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं तो आपके पास फॉर एन आइडियल गैस हम जानते हैं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। सो यहाँ से T2 ओवर T1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे पुट करने के लिए। सो इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन में अगर हम वॉल्यूम को एक साइड पे ले आएँ, V1 ओवर V2, V1 ओवर V2 गैमा, V1 ओवर V2 -1, तो ये -1 वाली वैल्यू और ये +1 वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, पीछे आपके पास रह जाएगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू गैमा, ठीक है, पावर गैमा। तो इस गैमा को हम दोनों पे अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसके ऊपर भी पावर, इसके ऊपर भी पावर गैमा। V2 वाली को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, P1 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, ये P1 V1 पावर गैमा, P2 V2 पावर गैमा, PV पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, लेकिन अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज करवाते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है। सो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उनका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट्स हैं, क्लॉजेस स्टेटमेंट, लॉर्ड कैल्विन, और स्टेटमेंट्स के बाद एंट्रोपी और कार्नोट साइकिल। इस हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे। और इसी हवाले से एक टॉपिक और भी है, कार्नोट साइकिल, जो हमने डिस्कस करना है। क्लॉजेस क्लैपेरियन इक्वेशन है जो हमने डिस्कस करनी है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जो आपने बताया कि आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, सर ये कितने का आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन? जी बेटा क्या पूछे? आपने बता रहा कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस, सर तो सर ये कितने ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ये इस चैप्टर में से? नो सर, मार्किंग के हिसाब से, मतलब को अगर एक दो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस या एक लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहता है जो चॉइस पे छोड़ा जाए, या ज्यादा आते हैं? नहीं, चॉइस पे आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन वो बाजू का ज़्यादा पूछ लेते हैं, 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस, और लॉन्ग क्वेश्चन तो एक आधी आता है ज़्यादातर, लॉन्ग क्वेश्चन एक आधी आता है ज़्यादातर। हाँ, पास पेपर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम कल से मैं आपको पास पेपर्स भी साथ साथ करवाता जाऊँगा। पास पेपर्स हम कल से डिस्कस करेंगे, और पास पेपर्स में आपको सारे डिस्कस करवा के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगा, ताकि आप वहाँ से भी क्वेश्चंस देख के करते रहें कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस आते रहते हैं, और उनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सारे। ओके सर।